नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2022 पर। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के बारे में सबसे पहली जानने योग्य बात यह है कि ये नोबेल पुरस्कार नहीं है। इसका नाम है द फ्रेडरिक रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। तो जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने इस पुरस्कार की स्थापना नहीं की थी। इस पुरस्कार की स्थापना फ्रेडरिक रिक्सबैंक ने की थी और अपने ही नाम पर अल्फ्रेड नोबेल की याद में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। आइए अब अगला सवाल आता है कि इसको इस वर्ष किन लोगों ने हासिल किया है। अमेरिका के बेन बर्नैंकी, अमेरिका के ही डगलस डायमंड और अमेरिका के ही फिलिप डेब्यूइग। तो दोस्तों, इन लोगों को ये पुरस्कार मिला क्यों है? ये पुरस्कार इन्हें मिला है फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। इन्होंने बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस पर रिसर्च की, जिसके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला। रिसर्च इन्होंने कब की थी? ये रिसर्च इन्होंने 1980 के दशक में की थी। तो अब सवाल उठता है कि 1980 के दशक की रिसर्च की कीमत आज जाके क्यों हुई? इस पर भी हम विचार करेंगे। तो आइए पहले इनकी रिसर्च के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं कि बैंक कैसे काम करते हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे आती है। इन दो चीजों को इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी पूरी रिसर्च में समझाया है। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि बैंक आखिर अस्तित्व में ही क्यों है, बैंक की जरूरत क्या है? और इसमें डायमंड और डेब्यूइग ने अपने सिद्धांत की स्थापना की थी कि बैंक एग्जिस्टेंस में क्यों है। इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा कि व्यक्ति जो बचत करता है, सेविंग करता है, उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में चैनल करने की जरूरत होती है। लेकिन इस चैनल में समस्या क्या है? मैं सीधे में 10 रुपए मैंने बचाया तो मैं 10 रुपए क्यों नहीं दे सकता किसी को? 10 रुपए मैंने बचाया, 10 रुपए मैं दे दूं, चैनलाइजेशन हो गया इन्वेस्टमेंट का। इसमें बैंक की जरूरत कहां पड़ गई? बैंक की जरूरत दो कारणों से पड़ती है। पहली बात तो यह कि अगर इंडिविजुअल व्यक्ति है वो किसी को पैसा उधार देता है और उसको जरूरत पड़ती है उसे दोबारा लेने की, कल परिवार में समस्या आ सकती है, कोई और समस्या आ सकती है जिसकी वजह से पैसा वापस लेने की जरूरत पड़ सकती है, तो जो भी उधार देने वाला होता है वो ये सुविधा चाहता है कि वो कभी भी उधार वापस ले सके, भले ही ब्याज दर थोड़ी कम मिल जाए। दूसरी तरफ जो व्यक्ति उधार लेता है वो उसको किसी बड़े काम में लगाता है, तो वो ये सोचता है कि मुझे कम से कम कुछ साल तक ब्याज ना देना पड़े, या कम से कम ये तय हो कि मुझे कितना चुकाना हो। अचानक कोई आदमी आके ऐसा ना खड़ा हो जाए कि बोले कि हमें तो अपने पूरे पैसे वापस चाहिए, और वो इस काम के लिए थोड़ी ऊंची ब्याज दर भी देने के लिए तैयार होता है। और इन दो को जो मिलाने का काम है ये बैंक का काम है, और इसके लिए एक बड़ा टेक्निकल शब्द है, वो है मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि बैंक के जो एसेट होते हैं, जो बैंक लोन्स देता है दूसरों को, उधार देता है, उसे बैंक अपना असेट मानता है, और इस असेट की हमेशा लॉन्ग मैच्योरिटी होती है, लंबे समय में मैच्योर होता है, और उस पर ब्याज दर तुलनात्मक रूप से थोड़ी ज्यादा रहती है। जो हम लोग सेविंग जमा करते हैं बैंक में, उनकी शॉर्ट मैच्योरिटी होती है, मतलब जमा करने वाला कभी भी पैसे निकाल सकता है। तो जो बैंक के एसेट हैं उनकी लॉन्ग मैच्योरिटी है, और बैंक की जो लाइबिलिटीज हैं उनकी शॉर्ट मैच्योरिटी है। द बैंक इज एन इंटरमीडिएटरी दैट ट्रांसफॉर्म एसेट्स विथ लॉन्ग मैच्योरिटी इनटू बैंक अकाउंट्स विथ शॉर्ट मैच्योरिटी। तो बैंक एक ऐसा मध्यस्थ है जो लंबी मैच्योरिटी के एसेट्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है शॉर्ट मैच्योरिटी वाले बैंक अकाउंट में, और ये पूरी प्रोसेस ही दोस्तों मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। लेकिन इस मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम भी है, और वो इनहेरेंट प्रॉब्लम है बैंक रन। तो आइए जानते हैं कि बैंक रन क्या होता है और कैसे हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो निवेशक है जिसने पैसा उधार दिया है वो कभी भी पैसा वापस लेना चाहता है। अब मान लीजिए ये अफवाह फैल जाए कि बैंक डूबने वाला है, तो जितने निवेशक हैं, जितने लोगों ने निवेश किया है, पैसा जमा किया है, वो सब अचानक बैंक की तरफ दौड़ पड़ेंगे कि भाई बैंक तो डूबने वाला है, अपन पैसा निकाल लो। और बैंक के जो एसेट्स हैं वो कैसे हैं? लॉन्ग टर्म वाले हैं, वो आज मैच्योर नहीं होने वाले हैं। तो अगर सब लोग पैसा निकालने पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? बैंक को जो लॉन्ग टर्म एसेट थे वो शॉर्ट टर्म में बेचने पड़ेंगे। इसकी वजह से उन्हें जैसा ब्याज मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। तो यद्यपि बैंक को कोई खतरा नहीं था, लेकिन जब इतने लोग बैंक की तरफ पैसा निकालने के लिए दौड़ पड़ते हैं तो जो अफवाह है वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है, वो खुद को पूरा करने का माध्यम बन जाती है अफवाह। और अगर एक सीमा से ज्यादा लोग बैंक से एक साथ पैसा निकालने के लिए दौड़ पड़ते हैं तो अच्छा खासा चलता हुआ बैंक भी कोलैप्स हो जाता है। तो भाई मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से हमने एक समस्या सुलझाई, लेकिन ये बैंक रन के रूप में
दूसरी समस्या खड़ी हुई। तो अब इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए? इस समस्या का जो सुझाव दिया हमारे नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने, वो डिपॉजिट इंश्योरेंस के बाद रूप में दिया। तो दोस्तों, डायमंड और डिब्बिंग ने बैंक वल्नरेबिलिटी के बारे में कहा कि इसको सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस के माध्यम से सुलझा सकती है। मतलब सरकार गारंटी दे हर डिपॉजिट पे कि पैसा वापस मिलेगा। तो अब बात यह है कि ये काम कैसे करेगा। तो सरकार ने गारंटी दे दी डिपॉजिट पे। अब डिपॉजिटर को पता है कि उसका पैसा नहीं डूबना है, बैंक डूब भी जाए तो भी सरकार पैसा चुकाएगी। ऐसे में अगर कोई अफवाह आती है तो अफवाह के कारण आदमी बैंक की तरफ नहीं भागेगा, क्योंकि उसे पता है बैंक के बारे में कि इसके डूबने के बाद भी उसका पैसा सरकार द्वारा गारंटीड है। तो इसलिए बैंक रन की जो घटना है वो होगी ही नहीं। तो जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है इसका, थ्योरेटिकली ऐसा लगता है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस अगर प्रदान कर दिया जाए तो इसका कभी प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसी अफवाह की वजह से बैंक रन की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी, अफवाहों की वजह से बैंक डूबेंगे ही नहीं। तो ये तो सुन के ऐसा लग रहा है कि गजब की चीज हाथ आ गई। लेकिन दोस्तों, हर चीज के साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि आदमी का दिमाग उल्टा भी तो चलता है ना, कि वो सीधा थोड़ी चलता है। तो इसका उल्टा क्या हो सकता है साइड इफेक्ट? और इसका उल्टा साइड इफेक्ट होगा कि बैंक वाले को पता है कि अब पैसा डूब भी गया तो सरकार गारंटी देगी। तो ऐसे में जो बैंकर है वो रिस्की स्पेकुलेशन में, अंदाजे में, सट्टेबाजी में इन्वॉल्व हो सकता है। और ऐसा करके वो अपना बैंक अगर डुबा देता है तो टैक्स पेयर बेचारा जो है उसको अपनी जेब से प्रदान करना पड़ेगा। हमारा टैक्स इस चीज में बर्बाद होगा, जबकि बैंक वाले ने रिस्क ली। और दूसरी समस्या ये हो सकती है कि बैंकिंग सिस्टम में इसके कारण जो बैंक का मालिक है और उसके बैंक के एम्प्लॉय हैं उन्हें अनएक्सेप्टेबल प्रॉफिट्स हो सकता है अगर वो इसका प्रयोग प्रॉफिट कमाने के लिए करना चाहें। तो बैंक डिपॉजिट तो सुरक्षित हो जाता है, लेकिन डिपॉजिट इंश्योरेंस में एक ये खतरा बढ़ जाता है। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस के काम करने के लिए जरूरी है कि बैंक सही तरीके से काम करें, उनकी सही तरीके से मॉनिटरिंग हो। और दोस्तों, उसमें एक जो बड़ी समस्या बैंकों में आती है वो ये आती है कि लोन जो देते हैं वो लोन की भरपाई नहीं हो पाती, लोन सही समय पे चुकाया नहीं जाता। तो इस मामले में इन लोगों ने एक डेलीगेटेड मॉनिटरिंग का सिद्धांत दिया। जो उधार लेने वाला है उसकी अगर सही तरीके से मॉनिटरिंग की जाए तो उससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि वो अपने वादों को पूरा कर पाएगा और अपना भुगतान कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, बैंक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं है, दे नेवर डू इट एनीथिंग फॉर फ्री। अगर आपको कुछ भी लगता है कि बैंक आपके लिए फ्री में कर रहा है तो जो बारीक का अक्षर में संदेशे लिखे हैं उन्हें थोड़े ध्यान से पढ़िए। बैंक कहीं ना कहीं फीस वसूलता है। तो ये डेलीगेटेड मॉनिटरिंग की फीस भी बैंक वसूलता है। कई बार इन्वेस्टमेंट करने वाले बड़े नए लोग होते हैं और वो इन्वेस्टमेंट को उस तरह से मॉनिटर नहीं कर सकते कि उनका इन्वेस्टमेंट सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ऐसे में बैंक मॉनिटरिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और इस फैसिलिटी की वजह से कई बैंक्रप्सीज बची हैं और उसकी जो सोशल कॉस्ट समाज पे आनी चाहिए थी वो भी कम हो गई है। और अगर बैंक इंटरमीडिएटरी के रूप में ना रहे तो इस टाइप की मॉनिटरिंग पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल भी होगी तो उसकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी, क्योंकि बैंक जो मॉनिटर करने वाले हैं उनसे एक साथ कई कामों की मॉनिटरिंग करवा सकता है। जबकि कोई इंस्टीट्यूट मॉनिटरिंग के लिए लेगा इनको तो अपने काम विशेष के लिए लेगा, जिससे लागत बढ़ जाएगी। तो ये डेलीगेटेड मॉनिटरिंग के फायदे हैं। दोस्तों, एक जो बड़ी रिसर्च इन लोगों ने की वो 1930 में जो महामंदी आई थी उसके बारे में की, कि वो महामंदी क्यों आई, कैसे आई और वो इतनी लंबे समय तक क्यों टिकी रही। ये वाली रिसर्च बर्नेनकी ने की थी। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि बैंक का मुख्य उद्देश्य ही है, बैंक अस्तित्व में ही इसलिए है ताकि वो सेविंग को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में बदल सके। लेकिन 1930 में जब महामंदी आई तो उसमें कई सारे बैंक एक साथ फेल हो गए, और बहुत सारे बैंक एक साथ फेल हो जाएं तो जो क्रेडिट को बैंक यहां से वहां करते हैं उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो काम करना संभव ही नहीं होता। और जब वो काम करना संभव नहीं होता है तो क्या होता है, इकोनॉमी काम करना बंद हो जाती है। और बैंकों के साथ एक समस्या ये है कि बैंक अगर एक डूब गया, दो डूब गए, तीन डूब गए तो ऐसा नहीं होता कि हम तत्काल उनका रिप्लेसमेंट खोज लाएं। और उनका रिप्लेसमेंट क्यों नहीं खोज पाते हम? क्योंकि मॉनिटरिंग रिक्वायर्स नॉलेज। तो नॉलेज चाहिए, और जो वो नॉलेज है वो बैंक के फेल होने के साथ ही डेसिपेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और उस नॉलेज को रिक्रिएट करने में टाइम लगता है।
तो इसका परिणाम ये होता है कि अगर बैंक कोई फेल होता है और बहुत सारे बैंक एक साथ फेल हो जाते हैं तो इसका बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिव इफेक्ट जाता है और वो बहुत लंबे समय के लिए जाता है। अब हमारे पहले सवाल पे हम आते हैं कि भाई जब 1980 में इतनी बेहतरीन बातें इन्होंने कह दी थी तो नोबेल पुरस्कार आज क्यों मिल रहा है? क्योंकि आज उसका उपयोग सामने आया, पहले 2008 में और फिर 2020 में कोरोना संकट के समय। जो बेनरेक थे जिन्होंने 1930 की मंदी का अध्ययन किया था, वो 2008-9 के संकट के समय यूएस सेंट्रल बैंक के हेड थे, फेडरल रिजर्व के, और उन्होंने अपने ज्ञान का प्रयोग किया पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में, और उस पॉलिसी की वजह से 2008-9 का संकट जिसे बहुत बड़ा होना चाहिए था वो उतना बड़ा नहीं हो पाया। इसके बाद जब 2020 में पैंडेमिक आई, पूरे विश्व पर मंदी का खतरा मंडराया, तब भी इन्हीं लोगों के सिद्धांतों का प्रयोग करके वैश्विक संकट से बचा गया। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अंत तक साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।